नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी महाराष्ट्र के सियासी रण की। यूं तो महाराष्ट्र में दो गठबंधनों की चुनावी जंग है, जिसमें एक तरफ महाविकास अघाड़ी है तो दूसरी तरफ महायुति। इनमें दोनों तरफ एक एक शिवसेना है, एक एक एनसीपी है। उसमें वर्चस्व की लड़ाई है। ये चुनाव तय करेगा कि महाराष्ट्र में असली एनसीपी किसकी है, शरद पवार की या अजित पवार की। बड़ी बात यह है कि राज्य की 12 सीटों पर दोनों दल आमने सामने हैं, लेकिन सबसे रोमांचक मुकाबला बारामती में होने जा रहा है, जहां अजित पवार का मुकाबला उनके सगे भतीजे युगेंद्र पवार से होगा। वंशवाद, विरासत, गृह युद्ध। करीब 5 दशक से महाराष्ट्र की राजनीति को अपनी उंगलियों पर घुमाने वाले शरद पवार के लिए यह विधानसभा चुनाव घर में घमासान लेकर आया है। जो कुछ लोकसभा चुनाव में हुआ, उसको ही इस विधानसभा चुनाव में भी दोहराया जा रहा है। शरद पवार ने राज्य के उप मुख्यमंत्री और अपने भतीजे अजित पवार के सामने बारामती सीट पर अजित पवार के भतीजे युगेंद्र पवार को लड़ा दिया है। मैं किसी का विरोध करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा। मेरे दादाजी शरद पवार और एनसीपी पार्टी के साथ जो भी कुछ हुआ वो मुझे और मेरे परिवार के लिए बड़ा ही दुखद है और जनता ने भी इसे पसंद नहीं किया है। इसलिए मैं मेरे दादाजी शरद पवार का साथ देने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। तर पवार साहेबांना माझ्या आजोबांना साथ द्यायला मी इथं उभा राहिलो। आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि युगेंद्र पवार हैं कौन। 32 वर्षीय युगेंद्र पवार शरद पवार की तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। जिस अजित पवार के खिलाफ युगेंद्र बारामती से लड़ रहे हैं, उसी अजित पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं युगेंद्र। परिवार की राजनीति बटी तो युगेंद्र अपने चाचा अजित पवार के साथ जाने की जगह अपने चाचा के चाचा शरद पवार के साथ ही रहे। पिछले लोकसभा चुनाव में बारामती में अपनी चाची सुनेत्रा पवार के खिलाफ बुआ सुप्रिया सुले के लिए प्रचार किया। मुंबई और पुणे के बाद बोस्टन में नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। बाद में युगेंद्र अपने पिता की कंपनी शरयू ग्रुप के तहत रियल एस्टेट, सुरक्षा, ऑटोमोटिव, लॉजिस्टिक्स और कृषि क्षेत्रों के लिए काम करने लगे। युगेंद्र शरद पवार के शैक्षणिक संस्थान विद्या प्रतिष्ठान के कोषाध्यक्ष हैं। अब यही युगेंद्र पवार अपने चाचा अजित पवार को बारामती में चुनौती देने जा रहे हैं, जो 3 दशक से लगातार उसी सीट से जीतते आ रहे हैं। 2022 की गर्मियों में जब उद्धव ठाकरे की पार्टी को लेकर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ चले गए और महाराष्ट्र में सरकार बना ली, उस वक्त एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के एक बयान ने सभी को चौंका दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि लगता है उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी ही संभाल नहीं पाए। लेकिन एक ही साल के बाद शरद पवार को तब झटका लगा जब उनके भतीजे अजित पवार ने पार्टी से बगावत की, और इतना ही नहीं तो उन्होंने एनसीपी पार्टी पर भी दावा कर दिया। शरद पवार की चक्कर घिन्नी की तरह नाचने वाली राजनीति को भांपने वालों को लगता था कि कहीं अजीत अपने चाचा शरद पवार के ही इशारे पर बीजेपी के साथ नहीं चले गए। इन अटकलों पर विराम तब लगा जब अजित पवार ने पिछले लोकसभा चुनाव में बारामती सीट पर सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को लड़ा दिया। हालांकि तब सुप्रिया सुले ने सुनेत्रा को 1,59,000 वोटों से हरा दिया था। बाद में अजित पवार ने बहन के खिलाफ पत्नी को लड़ाने के फैसले पर अफसोस भी जाहिर किया था। अपनी पत्नी को आपने सुप्रिया जी के अगेंस्ट लड़ने के लिए नहीं कहना चाहिए था। मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था मतलब कि परिवार के लिए या पार्टी के लिए गलत था? परिवार के लिए गलत था। लोकसभा चुनाव के नतीजों में साबित हुआ कि चाचा शरद पवार भतीजे अजित पवार पर भारी पड़ गए। लेकिन एनसीपी की पहचान क्षेत्रीय दल की है, इसलिए असली मुकाबला
विधानसभा चुनाव में होना था, इसीलिए असली इम्तिहान अब हो रहा है। बारामती सीट पर लोकसभा चुनाव में शरद पवार की एनसीपी ने अजीत पवार की एनसीपी को 47,000 वोटों से पीछे छोड़ा था। हालांकि ये नहीं कह सकते कि लोकसभा वाला नतीजा ही विधानसभा में दोहराया जा सकता है, लेकिन परिवार के अंदर से मिली चुनौती ने अजीत पवार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सामने वाले उम्मीदवार अपनी भूमिका लोगों के सामने रखेंगे और समझदार बारामती कर योग्य निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र में घूमते वक्त मैं सीना चौड़ा करके चलूं, इसका ख्याल बारामती कर रखेंगे। 2019 के विधानसभा चुनावों में अजीत पवार ने बारामती सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को 1,65,000 वोटों के फासले से हराया था। लेकिन उसी चुनाव के बाद अजीत पवार रातों रात बीजेपी के साथ चले गए थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन गए थे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बने थे। लेकिन तब पार्टी शरद पवार की मुट्ठी से फिसली नहीं तो अजीत पवार वापस लौट आए। अब ये चुनाव चाचा भतीजे के पावर पॉलिटिक्स का इम्तिहान ले रहा है। तो अजीत पवार के उस सपने की भी परीक्षा होने वाली है कि मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना पूरा होगा कि नहीं। मुंबई से रौनक कुकुड़े की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महायुति और महाअघाड़ी दोनों गठबंधन में एक एक शिवसेना भी है। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में 26 सीटों पर दोनों शिवसेना आमने सामने है। इन 26 सीटों में भी मुंबई की वर्ली सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि वर्ली सीट पर शिवसेना यूबीटी ने आदित्य ठाकरे को मैदान में उतारा है, तो शिवसेना ने वर्ली से मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतारकर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। मुंबई की वर्ली विधानसभा सीट पर इसलिए भी लोगों की नजर है कि यहां से बहुत हद तक ये भी तय होने वाला है कि असली शिवसेना किसकी है। संस्थापक बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की। आदित्य ठाकरे ने पर्चा भरकर 2019 वाली जीत दोहराने का विश्वास जताया है। बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना की वजह से बढ़ी है। दूसरी चीज अगर आप देखें, जब हम अकेले लड़ रहे थे तब युति से भी ज्यादा सीट्स लाए थे, 63 सीट्स लाए थे। लेकिन ये जो है ये प्यार और आशीर्वाद है, और ये सारे लोग जो भाजपा हमारे महाराष्ट्र को लूट रही है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र को लूट रहे हैं, उसके खिलाफ है। देखिए, ये डरपोक लोगों को कोई असली नहीं मानता। यही असली शिवसेना है। जो भाग के गए वो डरपोक है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ट्रैफिक की है, हाउसिंग की है। इस इलाके में जब हम जा रहे हैं, अभी ये डेवलपमेंट को आएगा। बीडीडी का आप देख रहे हो काम जारी है, स्लम्स का काफी काम जारी, तो यही विकास लेके आगे जाएंगे। 20 जून 2022 को 40 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी थी। उसके कारण जहां उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, वहीं बीजेपी की मदद से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। पिछले लोकसभा चुनाव में दोनों पक्ष की शिवसेना के मुकाबले को देखें तो शिवसेना यूबीटी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़कर 9 सीटें जीती थी, यानी स्ट्राइक रेट 42% रही। जबकि शिंदे की शिवसेना ने 14 सीटें लड़कर 7 सीटें जीती थी, यानी स्ट्राइक रेट 50% रहा। आमने सामने का मुकाबला दोनों शिवसेनाओं में 13 सीटों पर था, जिनमें शिंदे की शिवसेना ने 7 सीटें और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 6 सीटें जीती। अगर लोकसभा चुनावों को आधार बनाएं, तो उद्धव की पार्टी पर एकनाथ शिंदे की पार्टी भारी पड़ी। अब चुनौती अपना दबदबा कायम रखने की है। महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार ने जो काम किया है, उस काम की बदौलत फिर एक बार जनादेश हम प्राप्त करेंगे। महायुति की सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में आएंगी। वर्चस्व की ये लड़ाई वर्ली सीट पर भी दिख रही है। वर्ली सीट से शिवसेना ने 6 बार जीत हासिल की है,
पिछली बार बीजेपी के साथ गठबंधन में आदित्य ठाकरे ने एनसीपी के सुरेश माने को 67,000 वोटों से हराया था, लेकिन अब की बार आदित्य के खिलाफ महायुति ने मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतार दिया है। पिछली बार आदित्य के खिलाफ उम्मीदवार न उतारने वाले चाचा राज ठाकरे ने भी इस बार अपना उम्मीदवार संदीप देशपांडे को बनाया है। पिछले लोकसभा चुनाव को आधार बनाएं तो शिंदे की शिवसेना पर उद्धव की शिवसेना 6,500 वोटों से भारी पड़ रही थी, लेकिन जानकारों को लगता है कि अब की बार वर्ली सीट भी बहुत आसान नहीं दिखती। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और महाराष्ट्र के सियासी महाभारत में किस सीट पर बाप बेटी हैं आमने सामने, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में परिवारों के अंदर भी लकीर साफ खींची हुई दिखाई दे रही है। कहीं चाचा भतीजे की लड़ाई है तो कहीं बाप बेटी ही आमने सामने आ चुके हैं। मतलब साफ है, सत्ता के शरण में सियासत रिश्तों को परिभाषित कर रही है और संदेश ये है, अगर आप साथ नहीं हैं तो आप खिलाफ हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में गढ़चिरौली जिले की आहेरी सीट पर बाप बेटी का मुकाबला भी हो रहा है। महायुति सरकार में 4 बार विधायक और मंत्री रह चुके बाबा धर्मराव आत्रम का सामना उनकी बेटी भाग्यश्री आत्रम से है। बाबा आत्रम अजित पवार की एनसीपी से उम्मीदवार हैं, जबकि उनकी बेटी एनसीपी एसपी के टिकट पर उसी सीट से चुनाव लड़ रही है। छगन भुजबल और समीर भुजबल का मामला भी कुछ ऐसा ही है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल यहां येवला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनके भतीजे समीर ने पार्टी छोड़ दी है और अब नांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। समीर ने एनसीपी से टिकट मांगा था, लेकिन सीट बंटवारे में ये सीट शिवसेना शिंदे को चली गई, जिसने अपने मौजूदा विधायक सुहास कांदे को दोबारा टिकट दिया है। आजकल काय आहे, राजनीति में जितने भी भतीजे हैं उन सबका डीएनए एक जैसा ही होता है, ऐसा मुझे अब लगने लगा है। एवढे पुतणे असतात त्यांचा डीएनए सारखाच असतो असं मला वाटायला लागलेलं आहे। आर पार की इस लड़ाई में राजनीतिक दलों ने जिस तरह से साम दाम दंड भेद के हर नीति को आजमाना शुरू किया है, उससे लगता है कि ये पार्टियां इस मोड में लड़ रही हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। मुंबई से रौनक कुकड़े के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।